गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत, ओशो की भाषा में सम्यक कर्म। और स्टीफन आर कावे इसको कहता है बी प्रोएक्टिव, अर्थात पहल करो जीवन में, ऐसे भेड़ चाल मत चलो। सम्यक कर्म। गीता में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ जो तुम्हारा रोल है, अपनी भूमिका निभाते हो, पिता के साथ, माता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हो, पत्नी का ख्याल रखते हो, पति का ख्याल रखते हो, इंजीनियर हो, अच्छा कंस्ट्रक्शन देखते हो, डॉक्टर हो, मरीजों की सेवा करते हो, ये सब तुम्हारी भूमिका है। कृष्ण कहेंगे ये कर्म, ये तो सबको करना है, जो तुम्हारा रोल है उसके मुताबिक करना है। लेकिन इसमें से जो जिन लोगों में थोड़ी विलक्षणता होती है, कुछ आग होती है, वो विकर्म करते हैं। विकर्म को कई गीता पर भाष्य लिखने वालों ने वर्जित कर्म के रूप में वर्णन किया है, लेकिन ओशो ने विकर्म का वर्णन किया है कि बढ़ चढ़ करके, पहल करके कुछ नया करना, इसको विकर्म कहते हैं। कि थोड़ा डैशिंग हो, बी प्रोएक्टिव, तो कुछ सोचो, कुछ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कुछ करो, कुछ लीक से हट करके कुछ करो। पिताजी व्यापार करें, तुम भी व्यापार करने लगे, जो फैमिली कर रही है उसी में तुम लग गए। नहीं, तुम अपना सोचो, अपने जीवन को अपने ढंग से संवारो। लीक गाड़ी चले, लीक ही चढ़े कपूत, और लीक छाड़ती नहीं चले शायर सिंह सपूत। लीक से हट करके करो। शायर एक कवि है, वो लीक से हट करके जीता है। एक शेर है, कभी पगडंडी पर नहीं चलता, बिल्कुल जंगल में अपनी राह बनाता है। और जो सुपुत्र होता है अपनी राह बनाता है। जैसे सोचो तो गौतम बुद्ध को उनके पिता ने, जब गौतम बुद्ध बुद्धत्व के बाद लौटे, 6 वर्ष बाद लौटे, और तब पिता ने कहा कि माना कि तुमने गलती की है, भारी गलती की है। राजकुमार थे और हाथ में कटोरा पकड़ लिया, इससे बड़ी भारी गलती क्या हो सकती है? लेकिन अभी भी तुम आओ तो मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। अभी भी तुम गलती रियलाइज़ कर लो कि तुमने गलती की। बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, कह रहा है कि तुमने गलती की। पिता की बात बुद्ध ने कहा कि मैं वही नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। भला कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तेरी रगों में मेरा खून बहता है, मुझसे बेहतर कौन तुम्हें समझ सकता है? अब दिख रहे हो, लौट आओ तुम। पिता की बात अगर उन्होंने मान ली होती तो वे बुद्ध नहीं होते। दशरथ कह रहे थे राम को कि छोड़ो मेरे वचन को, तुम तो मेरे वचन से बाध्य नहीं हो, मत जाओ जंगल। राम ने कहा कि पिताजी मेरा रास्ता अस्तित्व ने तय कर दिया है, मुझे तो जाना ही होगा। ये मैं नहीं कहता कि पिता की अवज्ञा करो, ऐसा मत समझ लेना। पिता की अवज्ञा करना सम्यक कर्म नहीं है, लेकिन पिता की हर बात मान लेना, पिता के अनुसार ही चलना, कुछ अपनी राह नहीं बनाना, पिता की दिखाई राह पर ही चलना, ये सम्यक कर्म नहीं है। सम्यक कर्म का अर्थ है कि जो पिताजी कह रहे हैं उस पर विचार करो, लेकिन अपनी सोच पैदा करो। तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, क्योंकि निर्णय तुम्हारा है। तुम अपने पिता को दोष नहीं दे सकते कि मेरे पिताजी ने, मैं तो बनना चाहता था कवि और पिताजी ने इंजीनियर बना दिया। तुमने क्यों बना? उस समय क्यों नहीं तुमने कहा कि नहीं पिताजी मैं तो कवि बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ? तो अपनी सोच पैदा करो, अपनी राह तय करो। सारा देश करीब करीब भाग्यवादी हो गया, सारा देश आलसी हो गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भारत की पूरी संस्कृति आलस्य पर खड़ी हो गई। पश्चिम को देखो, आज उन्नत है। क्यों उन्नत है? उनकी संस्कृति कर्म की संस्कृति है, उनकी संस्कृति श्रमण संस्कृति है। गौतम बुद्ध ने श्रमण संस्कृति को जन्म दिया। तो जितने बौद्ध देश हैं, जापान को देखो, चीन को देखो, कोरिया को देखो, सब ने श्रमण संस्कृति के आधार पर अपना विकास किया। तो अपने जीवन में पुरुषार्थ को लाओ,
ये पुरुषार्थ, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। पुरुषार्थ की संस्कृति इस देश में पैदा करनी होगी। जब बंगाल का अकाल पड़ा 1942 में, तो बच्चन ने एक कविता लिखी, बंगाल का अकाल, एक खंड काव्य है। उसको मैंने बचपन में पढ़ा था, लेकिन आज तक मुझे याद है, एक एक शब्द याद है। बंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा, विश्व से था ये पूछा, के बोले मातोमी अबले। मैं कहता हूँ तू अबला है, तू होती माँ अगर न निर्बल, अगर न दुर्बल, तो तेरे ये लक्ष्य लक्ष्य सुत। उसी अन्न से, उसी धान्य से जिन पर है अधिकार, उन्हीं का वंचित रहते, भूखे मरते, हारे को हरिनाम सुमरते। और राम राम सुमरण करने से हुआ क्या? जब न राम टस्से मस होते, नहीं बरसते तुम पर रोटी सुरुआ बोटी। तुम हो अपना भाग्य कोसते, मन में सोचते, यही लिखा था, यही बताता। वही है सोई जो राम रचि रखा, को करी तरक बढ़ावी शाखा। अंतिम सांसों से रट रट कर तुम जाते मर, लेकिन जीवित रहने पर भी कब तुम थे पशुओं से बेहतर। पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। ये आकर्षण का नियम, आजकल इसकी बड़ी चर्चा है। आकर्षण का नियम यही कह रहा है कि तुम पुरुषार्थ करोगे तो सारी शक्तियाँ तुम्हारे पुरुषार्थ में सहयोग करेंगी। तुम आलस्य करोगे तो सारी शक्तियाँ तुमको आलस्य रहने में, आलसी रहने में सहयोग करेंगी। तुम्हारे अनुसार अस्तित्व जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी है उसके अनुरूप अस्तित्व करता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कुछ करो, कुछ परोपकार करो। एक सामान्य सुसुम सुसुम जिंदगी को मत जियो। एक आग, एक फैट, एक जुनून अपने भीतर पैदा करो। एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाओ। एक ऐसा जुनून हो तुम्हारे भीतर, तब जाकर के जीवन में कुछ कर सकते हो। अस्तित्व स्वयं इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए संकल्पित है। क्या हमारा कुछ उसमें सहयोग नहीं होना चाहिए? क्या हम परमात्मा के कार्य में सहयोग नहीं कर सकते? तो कुछ लीक से हट के करो। अब लोगों में तुम देखते होगे, पति पत्नी में या ऐसे ही मित्रों में ब्रेकडाउन हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, और दोनों बोलचाल बंद किए हुए हैं, कोई पहल नहीं करता। एक रेलवे में मैं कार्यक्रम ले रहा था, कई साल पहले की बात है, 95-96 की बात है, वहाँ बिलासपुर में। तो डीआरएम थे वहाँ, घोष दस्तार साहब थे, और डिप्टी डीआरएम थे राकेश अग्रवाल थे। तो उन्होंने कहा कि पति पत्नी में जब झगड़ा सा हो जाता है, अगर गरम गरम बहस हो जाती है, तो मैं तो पत्नी से बोलना बंद कर देता हूँ, क्योंकि गलती पत्नी की होती है, अक्सर गलती पत्नी की होती है। तो इसलिए जब पत्नी हमको मनाती है तो फिर मैं मानता हूँ। तो उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी, तो उनकी पत्नी ने हाथ उठाया, मैंने कहा हाँ आप भी कही दो, दूसरा पक्ष भी सुन लिया जाए। तो वहीं बोले कि हाँ ये बात ठीक है, जब हम लोगों में बोलचाल बंद हो जाती है, कुछ तू मैं हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, तो रूठ के बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन दो दिन बीतते बीतते मुझे लगता है कि क्या छोटी बात के लिए तनाव लाया जाए, तो मैं ही जाके इनको मनाती हूँ, फिर बोलचाल शुरू हो जाती है। लेकिन जिसको ये बोलते हैं कि ये पत्नी ही झुकती हैं, मैं नहीं झुकता हूँ, तो जिनको ये झुकना कहते हैं, मैं उसको झुकना नहीं कहती, मैं पहल करना कहती हूँ। मैं पहल करती हूँ, मैं इनिशिएटिव लेकर के इनको मनाती हूँ। तो मैंने कहा, मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा कि यद्यपि राकेश अग्रवाल बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, लेकिन इनकी पत्नी यद्यपि हाउस वाइफ हैं, मगर शी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं। फिर राकेश अग्रवाल ने हाथ उठाया, उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने कहा कि बात मुझे समझ में आ गई, और अब पहली बात ब्रेक डाउन होने नहीं दूंगा, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ भी तो इसके पहले कि मेरी पत्नी पहल करे, मैं पहल करूंगा। मैंने कहा कि आज से राकेश अग्रवाल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मैं घोषित करता हूँ। तो क्या तुम इनिशिएटिव लेते हो? अभी मिशेल ओबामा, जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, तो दोनों भारत आए और बम्बई के इसमें वुमेंस कॉलेज में गए, और वहाँ लड़कियों ने पूछा उनसे कि जब आप पति पत्नी में तू मैं कभी हो जाती है, डिफरेंस हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, ब्रेक डाउन बंद हो जाता है, तो पहले कौन मनाता है? मिशेल ओबामा ने कहा ऑफ कोर्स मिस्टर ओबामा, क्योंकि वो पुरुष हैं, उनको इनिशिएटिव लेना है।
और वे इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये सोच पैदा करो। असली बात है कि लीक से हट के कुछ सोचो। लोग सोचते हैं, हमको रविशंकर की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि सोचो, सोचने से कुछ नया रास्ता निकलता है। अधिकतर लोग तो बिल्कुल अपना कपाट बंद करके रखते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है। तो पहले सोचना होता है और सोचने के बाद क्या करना है इसको सोचो, और तब देखोगे कुछ लीक से हटकर करने की संभावना बनती है। और हर संस्कृति में लीक से हटकर कुछ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जापान में एक बार खाने के टाइम पर एक जापानी आ गया। तो भारत का नियम जानते ही हो, अगर मेहमान कोई आ गया खाने के टाइम पर तो पूछते हैं कि खाना खाइएगा, तो उसने कहा हाँ खाएंगे, तो वो भी दूसरा है। और इस तरह से 21-22 लोग उस बीच में आ गए, कंसल्टेशन उनको कुछ करना था। सबको नतीजा ये हुआ कि वो खाना बनता रहा और अंत में हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने एक जापानी से कहा कि भाई एक बात बताओ, हमारे यहाँ भारत में तो रिवाज है कि जो भी खाने के टाइम आता है मेहमान से पूछा जाता है। एक अधिकतर मेहमान कह देते नहीं हम लोग खाना खा लिए हैं या अभी खाने का मन नहीं है और टाल जाते हैं और शिष्टाचार पूरा हो जाता है। ये पहली बार देखा, जो मेहमान आया वही तैयार हो गया। तो उसने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मेरे जीवन में पहली बार किसी ने खाने के लिए पूछा था। अब इतनी विलक्षण बात, तो जापान में कोई किसी को खाने के लिए नहीं पूछता। भारत में रिवाज ही कोई आएगा हाँ भाई चाय बनाओ, और गृहिणी चाय बनाने में लग जाती है। जापान में कोई नहीं पूछेगा कि चाय सर्व नहीं करेगा। अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो आप किचन में जाइए, और किचन बड़े बड़े छोटे, टोक्यो में किचन स्टोर अलग अलग रखने की लग्जरी कोई नहीं कर सकता। तो स्टोर भी है, अगर चाय का बर्तन हटाओ तो भरभरा के सारा सामान गिरता है। तो आपको चाय पीने का मन हो तो रिस्क भी लीजिए कि बर्तन निकालेंगे तो गिर भी सकता है सिर पर। तो जो सम्यक कर्म का सत्र आया तो एक जापानी उठा, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक बार एक व्यक्ति को चाय पिलाया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जापान में कोई किसी को चाय नहीं पिलाता है। तो एक व्यक्ति ने पहल तो किया, कम से कम चाय तो मेहमान को पिलाया। तो मेरा कहने का मतलब काम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन लीक से हट करके हो। तुमको कुछ सोचना है, कुछ करना है। क्या तुम भीड़ के हिस्से हो या तुम शेर हो? तुम कुछ नई चीज़ सोचते हो, कुछ नई चीज़ करते हो। ब्लड बैंक में जाके ब्लड जैसे देना, सब लोग तो नहीं है, डरते हैं जा कर के। या मान लो कोई सड़क पर गिरा हुआ व्यक्ति, दुर्घटना हो जाती है और लोग पहल नहीं करते, सोचते कौन पुलिस के फेरे में पड़े, कौन अपना समय नष्ट करे। कोई रास्ता पूछ रहा है, कोई कहाँ जाना है। मैं बताऊँ, ब्रिटेन में एक बार क्या हुआ कि मुझे नॉटिंघम एक जगह है, वहाँ उस शहर में था, और बर्मिंघम में मेरा ब्रदर इन लॉ वहाँ डॉक्टर था, तो मुझे जाना था। तो एक अंग्रेज़ से मैंने पूछा कि ये बर्मिंघम जाने के लिए बस स्टॉप कहाँ है। तो वो व्यक्ति थोड़ी जल्दी में था, उसने इधर उधर देखा, एक लेडी को देखा और लेडी को बोला कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, ये दिस जेंटलमैन वांट्स टू नो समथिंग, कैन यू हेल्प हिम। तो उस लेडी ने कहा हाँ येस येस आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम। वो मेरे पास आया, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने कहा कि मुझे बर्मिंघम जाना है, तो कहाँ बस स्टैंड है, कहाँ से बस मिलेगी। उसने कहा कम अलोंग। तो मेरे को ले गई, करीब 1 किलोमीटर पैदल चल करके वहाँ गई। तो वहाँ जा कर के बोले कि दिस बस इज़ गोइंग टू बर्मिंघम। तो मैंने सोचा ये तो जा ही नहीं रही है। तो मैंने उसको दिखाने के लिए बस पर मैं चढ़ गया कि ये जाए तो फिर उतर जाऊँगा। जाना मुझे नहीं था, भारतीयों की आदत है ना, पूछते रहते हैं, इंक्वायरी करते। वो तो खड़ी हो गई, हमने कहा कि तुम जाओ, बोला कि नहीं नहीं तुमको सी ऑफ करके। अंत में देखा ये तो बस खुलने वाली है, फिर मैं उतर गया। तो उसने कहा क्या हुआ, कि मुझे जाना नहीं था, जाना 3-4 दिन बाद था, केवल इंक्वायरी के। लेकिन जस्ट सी कि कितना ज़्यादा वे लोग हेल्पिंग एटीट्यूड के रहते हैं। भारतवर्ष में क्या हेल्प मांगने वाले बहुत हैं, हेल्प करने वाला थोड़ा सा आदमी है। लेकिन पश्चिम में बात उल्टी है, कोई हेल्प लेना ही नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हेल्प लेना। तो फिर क्या करते हैं, कोई किसी को मौका मिल जाए हेल्प करने का तो बड़ा सौभाग्यशाली अपने को समझता है। स्पेन में एक बिलवाड़ जगह है, तो वहाँ पर
कार हम लोग की रुकी और वो बताने लगा कोई एंटीक वैल्यू है इस मकान का, हमारा जो गाइड था। तब तक सामने से कार आई और आ करके वो रुक गई। बोले कि आप लोग लगता है कुछ हेल्प चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो एक एंटीक वैल्यू का मकान देख रहे। तो हेल्प करने वाले बहुत हैं, हेल्प लेने वाले बहुत कम हैं। तो ये पुण्य कार्य करने की संभावना विदेशों में जल्दी नहीं मिलती है। भारतवर्ष में ये संभावना बहुत है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी का भला करते यही पुण्य है, किसी को आप पीड़ा पहुंचाते हो यही पाप है। और एक पुण्य आपके जीवन को बदल सकता है। और एक ही परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जब परोपकार करते हो तो वही पुण्य है, किसी का दिल दुखाते हो तो वही पाप है। तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए। एक बात याद रखना, कोई यमराज तुम्हारा पाप पुण्य रिकॉर्ड नहीं करता है। तुम्हारी ही चेतना में बायोटेप है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और जब मृत्यु की वेला में जाते हो तो बायोटेप तुम्हारे साथ जाता है। तुम्हारा मदर क्राफ्ट वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में रहता है, उससे तुम फिट कर जाते हो। और वहाँ लाइब्रेरी में वो तुम्हारा बायोटेप सुरक्षित रखा जाता है कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। और जब तुम आते हो फिर पुनर्जन्म में तो बायोटेप की फिल्म तुमको दिखाई जाती है कि तुम्हारे पिछले कहानी क्या है। तो ये जो तुम शुभ कार्य परोपकार या लीक से हट करके कुछ करते हो, ये सब तुम्हारी चेतना में रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए हमेशा अब तक जो जीवन बीता वो तो बीत गया, वो तो कहानी हो गई। अब से कम अपने भविष्य के जीवन का निर्माण करो, क्योंकि आज जो तुम करोगे वही तुम्हारा रिकॉर्ड में उसमें आएगा और वही तुम्हारे आगे के जीवन को निर्धारित करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ कर्म करके इसको अपने जीवन के आगे के आलेख को लिखो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पुरुषार्थ की कलम से लिखा जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाग्य के अनुसार जीवन चलता है कि पुरुषार्थ के अनुसार चलता है? मैंने कहा क्या दोनों में कोई अंतर है? तो बोला हाँ बिल्कुल अंतर है। मैंने क्या अंतर है? बोला पुरुषार्थ मतलब हम जो करते हैं उसका फल मिलता है, भाग्य मतलब जो परमात्मा ने लिखता है उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। हमने कहा अच्छा चलो तुम्हारी बात हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो एक नौकरी करते हो, तुम्हारा बॉस तुम्हारा CR लिखता है, गुड, फेयर, वेरी गुड, एक्सलेंट, तो किसी आधार पर लिखता है या फिर जो मन आया वो लिख देता है? बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़े, हम अच्छा काम करते हैं तो एक्सलेंट लिखता है, नहीं अच्छा काम करते तो फेयर गुड लिख देता है। तो बोला कि तो क्या परमात्मा पागल है कि उसके भाग्य में लिख दिया कि जा तू करोड़पति अरबपति हो जा, किसी को कि जा तू भिखमंगा हो जा? तो एक साधारण बॉस जब तुम्हारा CR लिखता है तो तुम्हारे कर्मों का विचार करता है। और परमात्मा का जो कानून है, परमात्मा का जो परम नियम है, जो रीत है, ताओ है, हुक्म है, वो ऐसे ही एड हॉक काम करता है। किसी आधार पर तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता है। तो कहा कि हाँ कुछ तो आधार होता होगा। हमने कहा कि आधार क्या है, मुझसे सुनो। वो तुम्हारे हाथों में उसने कलम दे दिया है कि अपना भाग्य खुद लिख लो, और जिस कलम से भाग्य लिखा जाता है उस कलम का नाम पुरुषार्थ है। हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थ हम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रखो, छोटी सोच मत रखो। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाते हैं कि चलो एक मकान बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाते हैं कुछ बैंक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। नहीं, असली कुछ प्रोजेक्ट की सोचो। हाँ पैसे अर्जित करो, लेकिन पैसे अर्जित करने के लिए पैसे अर्जित मत करो, ये साधारण सोच है। कुछ बड़ा काम करने के लिए अर्थ की ज़रूरत है, वो अर्थ पैदा करो। तो हमेशा कुछ न कुछ लीक से हट करके तुमको सोचना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे जीवन में एक फायर, एक जुनून आएगा, तुम्हारे भीतर पुरुषार्थ की आग पैदा होगी, और उस पुरुषार्थ की आग से तुम्हारा जीवन संवर जाता है। तो इसलिए बीइंग प्रोएक्टिव, ये मत सोचो कि जो सारी दुनिया कर रही हो, सारे दुनिया मंदिर जा रही है तो तुम भी मंदिर में धंसते जा रहे हो, सारी दुनिया
मस्जिद जा रही है तो मस्जिद में चले जा रहे हो, वो तो सारी दुनिया वही काम। तुम लीक से हट करके तुमने ध्यान का रास्ता चुना, तुमने जीवित गुरु से जुड़ने का रास्ता चुना, ये लीक से हट करके बात है, ये लीक से हट करके बात है। असली बात यह है कि तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो, तुम अलग अपनी राह बनाओ, अलग राह बनाने का सोचो। आज तुम कितना भी, देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी बेटर, तुम जो कर रहे हो वहीं पर मत ठहर जाओ। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। ये जीवन का नियम है। अगर बहुत लोग सोचते हैं अब तो बिजनेस हमारा हो गया, 10 करोड़ का बिजनेस होगा, आई एम हैप्पी। नहीं, वो बिजनेस 10 करोड़ का नहीं रहेगा, 9 करोड़ 8 करोड़ वो खिसकना नीचे शुरू हो जाएगा। तुम 100 करोड़ की सोचो तो ये बिजनेस तुम्हारा आगे बढ़ता जाएगा। चाहे अध्यात्म हो, चाहे संसार हो, हमेशा विकसित होने का सोचो। जहाँ जीवन में तुम खड़े हो कभी संतुष्ट मत हो जाना। संतोष फल के प्रति मील के पत्थर की तरह। बहुत लोग सम्यक स्वीकार को नहीं समझते, वो समझते हैं कि जो भी है वहीं रुक जाना परम स्वीकार है। नहीं, जैसे एक मुसाफिर यात्रा तय करता है, अब रात ढलने वाली है, अब दिन ढलने वाला है, रात होने वाली है, तो आज की यात्रा हम यहीं रुक जाते हैं, कल फिर सुबह होगी, फिर हमारे कदम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी परिणाम तुमको जीवन में घटित हुआ उसको मील की पत्थर की तरह स्वीकार करो, मंजिल की तरह स्वीकार नहीं करना है। हमेशा तुम जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, हमेशा उससे आगे बढ़ने की सोचना है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच है। तो ये सोच रखना कि जो जहाँ तुम खड़े हो वह तुम्हारी पूंजी है और तुम आगे बढ़ सकते हो, ये सोच है सम्यक कर्म। जब सफलता मिल जाए, गांधी को सफलता मिल गई इस देश को आज़ाद करने में, और हरिजन उस समय पत्रिका निकलती थी, उसके वो संपादकीय में गांधी जी ने क्या कहा, ये आज़ादी मेरे बुद्ध की बात नहीं थी, यह क्रेडिट तो हमारे देशवासियों को जाता है, यह क्रेडिट तो परमात्मा को जाता है कि परमात्मा की कृपा से हमारे देशवासियों की मेहनत और पुरुषार्थ से हमें आज़ादी मिली है। तो जब भी सफलता मिले क्रेडिट अपने मत लेना, क्रेडिट हमेशा अपनी टीम को देना, क्रेडिट हमेशा गुरु को देना, क्रेडिट हमेशा परमात्मा को देना। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति, जाने कि न जाने। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके अंगूठे की जो रचना है आपके पहले किसी की नहीं थी, आपके बाद किसी की नहीं होगी। और अंगूठा ही क्यों, आपकी आंखें बस आपकी आंखें हैं, आपके जो भी अंग प्रत्यंग हैं वो बस आपके हैं। वैसा आज तक न बना था, ना आगे कभी बनने वाला है। परमात्मा ने हर किसी को यूनिक बनाया है, हर किसी को अद्वितीय बनाया है। तुम क्यों अपने को साधारण सोचते हो, तुम क्यों अपने को भीड़ का हिस्सा सोचते हो? तुम सब अद्वितीय हो, परमात्मा ने अद्वितीय हमें बनाया है। बस उसको रियलाइज़ करना है कि हम कुछ क्षमता लेके आए हैं, हम कुछ प्रतिभा लेकर आए हैं। उसी को मैस्लो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबके भीतर कुछ प्रतिभा है। ऐसा कोई बच्चा इस धरती पर नहीं आया जिसके भीतर कोई प्रतिभा नहीं है। बस उस प्रतिभा को थोड़ा निखारो, और निखारने का एक ही तरीका है कि देखो हम क्या कर सकते हैं, और स्काई इज़ द लिमिट। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा ने वो शक्ति भरी है।